एक कोशिश ऐसी थी। क्या है ये कोशिश? क्यों है ये कोशिश? किसकी है ये कोशिश? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि माना जाता है कि जब आप दिल लगा बैठते हैं किसी से तो फिर कहीं और दिल नहीं लगता है। तो मेरा भी दिल जो है सेवा में लगा हुआ है, और जब इस सेवा का जन्म हुआ तब एक छोटी छोटी कोशिशों ने जन्म लिया। उसी की एक ये कोशिश इतनी बड़ी अब हो गई है कि निरंतर लोगों को, जन सामान्य तक, लोगों तक अपनी ये कोशिश पहुंचा रही है। और इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारी छोटी छोटी कोशिश से लोगों तक मदद पहुंचती रहे और जन सामान्य तक इसका फायदा मिलता रहे लोगों का। कैसे शुरू हुई? मैंने लोगों से सुना कि आप बचपन से आपके अंदर एक वो सेवा भाव था। कैसा था आपका बचपन? अपने माँ बाप, भाई बहन, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा नॉर्मल एक बचपन होता है वैसे ही मेरा बचपन था। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। हम 4 भाई बहन थे। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी एक छोटी सिस्टर अभी 16 इयर्स बैक उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो अब हम 3 ही हैं। रोड एक्सीडेंट? हाँ जी, रोड एक्सीडेंट में। तो थे, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया। और जैसा एक नॉर्मल बचपन होता है कि जब 4 भाई बहन होते हैं तो मुझे बहुत बाहर जाकर के खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे हम लोग, आपस में ही जो नोकझोंक होती है भाई बहनों से। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जो आज की वर्षा है वो बचपन वाली नहीं थी। बचपन वाली वर्षा बहुत शाय थी और सीधी थी। अपनी दिल की बात कह नहीं पाती थी, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। आज की वर्षा न सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है, इनफैक्ट समाज को भी एक्सप्रेस कर लेती है, समाज को समझती भी है। और जब समझती है, शायद उनकी तकलीफों को समझती है, तभी शायद जो है उनकी तकलीफें दूर कर पाती है। कैसे आया ये परिवर्तन? आपके माता पिता क्या करते थे? बचपन में आप क्या सोचती थी? जैसा आपने बताया कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई, कैसे आपने उस दुख को संभाला, उस दुख से बाहर निकल के ये हिम्मत लाई? जैसे कि आपने पूछा ना कि पिताजी क्या करते थे, तो मैं आपको बताऊं, जो एक साधारण परिवारों में होता है, तो पिताजी जो बिजनेस करते हैं उसके अलावा, जो बिजनेस कर रहे थे उसका तो बहुत इफेक्ट नहीं आया मेरे ऊपर, लेकिन जो उसके अलावा जो उनका एक पात्र था वो मेरे जहन में, या मेरी माता जी का जो एक पात्र था जो मैं निरंतर देख रही थी, मैंने उसको बहुत ऑब्जर्व किया। और वो उन चीजों ने मुझे, मेरे अंदर को हिलाया और गहराई तक सोचने का, बचपन में तो नहीं कहेंगे कि बहुत गहरा सोचा, लेकिन जब चीजें मेरी आंखों के सामने घटित होती थी तो वो चीजें मुझे झकझोरती थी। बचपन में आपके पास सोर्सेज नहीं होते तब आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप केपेबल होते रहते हैं तो वही चीजें फिर बड़ी हो जाती हैं। जैसे मैंने बचपन में देखा कि पिताजी का जो एक जुड़ाव, एक झुकाव सदैव बना रहा था एक समाज के प्रति। जो गरीब बच्चियां होती थी, तो चूंकि एक बहुत मतलब जिस लोकेशन में हम रहते थे, मुझे लगता है सबसे बड़ा मकान हमारा हुआ करता था। इतना बड़ा मकान था कि उनमें आराम से गरीब बच्चियों की शादियां हो जाती थी। तो मैंने देखा बचपन से कि पापा पूरा घर उन्हें दे देते थे। हाँ, मतलब एक कमरा हम लोगों के लिए छूटता था कि जिसमें हम लोग अगर सोना चाहे उस समय तो सो जाए, बाकी फिर एक 24 घंटे से भी ज्यादा का वो समय होता था कि पापा उनको दे देते थे। एक पोर्शन में शादी हो रही होती थी, एक पोर्शन में खाना पीना हो रहा होता था, एक पोर्शन में मेरी मम्मी खुद दुल्हन, चूंकि गरीब परिवार से होती थी तो मेकअप का नहीं अफोर्ड कर सकती थी या पार्लर का नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो मेरी माताजी उन्हें रेडी करती थी। मेरी माताजी अपने शादी का लहंगा देती थी, अपने हाथों से मेहंदी रचाती थी उन लोगों के हाथों में। तो न जाने कितने हाथों की मेहंदी को रोशन किया है हमारी मम्मी और पापा ने मिलकर। तो जी, छोटी छोटी चीजें हम कह सकते हैं वो जो देखते थे तो एक गहरा असर देती थी। उसके बाद में एक मुझे लगता है जो ट्रेनिंग पीरियड मेरा आया वो था मेरे दादा दादी की सेवा के लिए। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरा अटैचमेंट सबसे ज्यादा दादा दादी से था, और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दादा दादी के पास नहीं रहने को मिला। तो वो जो चीजें थी मुझे बहुत कचोटती थी अंदर से। तो आपको उनकी कमी महसूस होती थी? डेफिनेटली। घर में मुझे लगता है एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बच्चों का डिफरेंट परवरिश होती है, और जब आप बिना बुजुर्ग के घर में जब परवरिश हो रही होती है किसी बच्चे की तो वो डिफरेंट होती है।
तो हार मैंने वहां भी नहीं मारी। भले मैं सीधी थी लेकिन हार नहीं मानती थी, बस ये था मेरे अंदर। तो मेरे जहाँ पे मैं रह रही थी उससे लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर मेरे दादा दादी रहते थे, ताई ताऊ के साथ में और चाचा चाची के साथ में। जॉइंट फैमिली की वजह से वो घर एक्चुअली छोटा हुआ। तो जब वो घर छोटा पड़ा तो फिर पापा ने जब एक अलग घर बनाया तो वो चीज मुझे तोड़ गई कि जब हमने अपने घर में हम लोग शिफ्ट हुए। लेकिन ये था कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था, चाहे मैं बीमार हूँ या कुछ भी हो, मुझे दादा दादी के पास जाना है। और मैं सच कहूँ तो ये जो पीरियड था जब मैं अलग हुई, तब मुझे लगता है कि दादा दादी की और अहमियत एक बड़े इम्पोर्टेंस बढ़ गई और मैंने जानी। तो फिर वो जो छोटी छोटी सेवाएं थी दादा दादी के लिए करने में जो मुझे सुकून मिलता था, वो मुझे आज तक जीवन में किसी चीज और वही सुकून मैं आपके फेसबुक के टाइमलाइन में देखती हूँ। मुन्नी अम्मा उनकी आप सेवा करती हैं, उनको आप नहाती हैं, खिलाती हैं, सारा कार्य करते हैं और इतने दिल से करते हैं कि लगता है कि जैसे आप ही वो अम्मा है और वो बेटी है या पोती है, वो वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल से आपकी उसी तरह से उन्होंने परवरिश की, कुछ दुख दिए जिसकी वजह से शायद आप इस ओर आपका झुकाव। देखिए मैं बताऊं स्मृति जी, कोई भी चीज प्रभु खाली नहीं देते हैं या फालतू में नहीं देते हैं, ऐसा मेरा एक लंबे समय से एक्सपीरियंस है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा घटित होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं और वही चीजें आपको मजबूत बनाती हैं, बशर्ते कि आप उन चीज़ों को कैसे पॉजिटिव लेते हैं या आप मतलब फेल हो जाते हैं लाइफ में। तो फेल होना नहीं सीखा मैंने बचपन से ही। जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो जानते हैं कि जुझारू हूँ मैं। अगर किसी चीज़ को ठान लिया तो फिर उसको करती हूँ मैं। तो फेल नहीं हुई मैं। उन्हीं चीज़ों को, जो मेरी छोटी सिस्टर मेरी गोद में ही एक्सपायर की, हम सब एक साथ क्वेलिस में जा रहे थे और कहीं घूमने का प्रोग्राम था। मेरी बेटी उस समय मात्र 4 महीने की थी और 9 लोग थे हम लोग उस गाड़ी में और छोटी सिस्टर हमारी आगे बैठी हुई थी और ऑन द स्पॉट ट्रक में हमारी गाड़ी हिट करती है और ऑन द स्पॉट हम अपनी छोटी सिस्टर को खो देते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने का भी वक्त नहीं मिला। हॉस्पिटल ले जाने का मैं बताऊं, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत में कि जब था टाइम, थोड़ा सा टाइम था, या जो और लोग घायल हुए थे, जो सिस्टर एक्सपायर हुई उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। उसका आधा हिस्सा ट्रक में फंसा हुआ था और आधा हिस्से में पुलिस के जो बड़े बड़े कांच के टुकड़े थे वो उसके फेस और पूरी बॉडी में थे। तो ये जो मंजर था, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ मुझे ही होश था उस समय। तो मेरे सामने ये भी टारगेट था कि उन सारे लोगों को मुझे जंगल में घसीट के किनारे करना था, अदरवाइज पीछे से अगर कोई गाड़ी और हिट करती तो जो हम लोग बाकी लोग बचे थे, शायद हम लोग भी अपने आप मुझे लगता है कि 27 ईयर्स रही होगी मेरी बेटी मात्र 4 महीने की थी चूँकि। तो वो उस घटना ने भी हम लोगों को बहुत झकझोरा। ये टारगेट था, ये हुआ, बचाने का मौका नहीं मिला। कुछ गाड़ियाँ आई, निकली सामने से। मुझे याद है कि मैं नंगे पैर थी और पूरी तरह से रात के 3:45 बजे थे और मैं दोनों हाथों से गाड़ियाँ रोक रही थी। 1-2 गाड़ियाँ रुकी भी और अंदर से जवाब ये आता है कि पागल हो क्या, गाड़ी रोक रहे हो, ये सब लूटने के लिए लोग गाड़ी रोक रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये सब दिखावा है। कोई इतना बड़ा दिखावा, इतना बड़ा छल कैसे हो सकता है कि ट्रक में हमारी गाड़ी पूरी घुसी हुई है, वो तो सामने आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंट और तब भी आप कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। तो कुछ जो ये नेगेटिव चीजें भी होती हैं लाइफ में ना, दिल तोड़ जाती हैं, या फिर हम यही कहेंगे कि इनको भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया। जब मैंने ये सारी चीजें अपने साथ भी घटित होती देखी, मैंने बचपन में भी कुछ ऐसे एक्सीडेंट देखे थे जो जहन से निकल नहीं पा रहे थे। इन चीजों से मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, इन्हीं चीजों से मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप डेड बॉडीज को उठाती हैं, जब आप उनको क्रिमेट करती हैं, या जब आप किसी गैंगरिंग वाले पेशेंट को अपने हाथों से उठाती हैं, देखा हमने फेसबुक पे जब आप वो वीडियोस डालती हैं कि कैसे घाव में से रीस रहा है, पस निकल रही है और कीड़े मकोड़े उसमें घूम रहे हैं, चाट रहे हैं, खा रहे हैं उनके स्किन को, और आप उनको अपने हाथों से बड़े प्यार से साफ कर रही हैं, गर्म पानी से, डिटॉल से। और वही प्यार, वही अपनापन जब कोरोना में हमने देखा है ना, पूरी दुनिया अपने आप को बचाने में लगी हुई है, अपने परिवार को बचाने में लगी हुई है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। वहाँ हम देख रहे हैं वर्षा एक प्लेकार्ड लेके लोहिया हॉस्पिटल के बाहर खाली है कि आपको अगर कोई भी सेवा चाहिए तो हम मौजूद हैं।
डर नहीं लगा आपको? लोगों ने आपको रोका नहीं, फैमिली ने आपको मना नहीं किया कि कोरोना में तो कम से कम बाहर मत जाओ? सब एक दूसरे को यही कह रहे थे बाहर मत जाओ, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। उस वक्त कैसे आपने समाज के बारे में सोचा और कैसे ये सेवा आई कि नहीं कुछ भी हो जान पर खेल के, मैं तो कहूँगी जहाँ होता है ना लोग जान बचाने में लगे हुए, आप जान पे खेल कर दूसरों की मदद कर रहे थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एक ऐसी विपत्ति आती है आप पे, फिर आपके परिवार पे, फिर समाज पे, फिर समाज के बाद आता है आपका शहर आता है, देश आता है, तो जब ये बड़ी विपत्ति होती है, अगर उस समय आप हार जाएं या आपका परिवार आपको रोक ले या कोई डर आपको बैठा ले घर में, या दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या आप बिल्कुल आपको वो चीज़ें अंदर से इतना झकझोर दें। मैं अस्पतालों के बाहर रहती थी, मैंने वो मंजर देखे हैं कि पूरा जो कोरोना वार्ड होता था, मान के चलिए जैसे 20, 25, 30 मरीज एक साथ लेटे हुए हैं, किसी एक बेड पे जब वो डेथ होती थी, वहां से जो चीखें निकलती थी, उन चीखों से न सिर्फ उनका परिवार मरता था, आप विश्वास नहीं करेंगी, जिंदा होते हुए न जाने कितने परिवार, कितने पेशेंट उसमें उन चीखों से मर जाते थे। जब आप उस लेवल का पेन देखते हैं ना, आप लड़ते हुए देख रहे हैं, आपको पता है अस्पताल के दरवाजे पे निगाहें टकटकी लगाए इसलिए खड़ी रहती थी कि लग रहा है कि ये पेशेंट अभी मरेगा। दुआएं उस समय ये निकलती थी कि ये मरे तो मेरे पिताजी को बेड मिले, या मेरी माता जी को, मेरे भाई को, मेरी बीवी को वो बेड मिले। तो जब आप ये मंजर देख लेते हैं तब आप बैठ नहीं सकते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने ये ठान ली हो कि आपको हजारों जानें बचानी हैं, तो किसी एक को तो आहुति देनी पड़ेगी। और क्यों फिर बगल वाले से ही हम एक्सपेक्ट करें? क्यों नहीं पहल हम स्वयं करें, जो हमारी आपकी सोच नहीं होती है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर पे हो लोग, लेकिन पड़ोस का बेटा हो, मेरा बेटा खुद का क्यों जाए? Why not me? हम शुरुआत क्यों नहीं करें? हम जब समाज को बदलना चाहते हैं, समाज की एक तस्वीर बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक अच्छा समाज, तो पहल मैं खुद क्यों नहीं करूं? तो जब ये सारी चीजें आपके जहन में होती हैं, आपके थॉट क्लियर होते हैं, तो फिर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। सेकंड वेव बहुत मुश्किल था सबके लिए, बहुत मुश्किल था। शायद साल भर में हम जितना रेस्ट इन पीस नहीं लिखते हैं, वो हर रोज हर के टाइम हर घंटे हम लोग लिख रहे थे। और आपने भी अपना एक बहुत करीबी दोस्त खोया इस दौरान, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको निकल के बाकी लोगों की मदद करनी। बिल्कुल, सेकेंड वेव के स्टार्टिंग में ही जब मैंने अपने दोस्त को खोया था, मेरी बचपन में सबसे पुरानी इनफैक्ट वो दोस्त थी, मुझे याद पड़ता है कि जिस समय उसकी डेथ हुई थी उस समय हम शव वाहन के लिए भटक रहे थे। शव वाहन उन दिनों में आपदा को अवसर में लोगों ने बदल रखा था। छोटी छोटी दूरी के लिए बहुत मोटे मोटे अमाउंट वो लोग चार्ज कर रहे थे। तो भाई उस समय तो देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन चूंकि नहीं था, तो मैंने गाड़ी उनकी हायर की। बावजूद उसके मेरे जहन में सिर्फ ये चल रहा था कि मैंने जब अपने हाथ से उसको क्रेमेट किया, उसके बाद मेरा सबसे पहला थॉट यही था कि जब मैं इतना झेल रही हूँ तो न जाने कितने परिवार इन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। उसी समय एक थॉट ये आया कि ऐसा क्या किया जाए कि इन हजारों परिवारों को मदद पहुंचाई जाए। तो एक नया आइडिया दिमाग में आया। अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे क्या करना था, मेरे पास समय बहुत कम था। तो शाम तक मैं जब क्रेमेट करके घर वापस आई हूँ तो मेरे पास मुश्किल से रात बची थी, और 7 बजे के बाद का जो समय होता है, और रात में चूंकि उन दिनों तो सारी रात भी लोग एक्टिव रहते थे, अस्पताल एक्टिव रहते थे, तो मैंने सिंपल सा एक मैसेज वायरल किया कि मुझे एक ड्राइवर और मुझे एक गाड़ी रेंट के लिए चाहिए। आप चूंकि एकदम से आप गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हैं, और उन दिनों एम्बुलेंस या शव वाहन ऐसे भी रेडी नहीं थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सारी मार्केट भी बंद थी। तो मुझे लगा कि रेंट पे एक गाड़ी अरेंज की जाए। और मुझे ये भी क्लियर था कि अगर वो गाड़ी या ड्राइवर नहीं मिलता है तो प्रभु की कृपा से सारी तरह की गाड़ियां मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मेरी अपनी पर्सनल कार, मैंने सोच लिया था कि कल सवेरे से मुझे बहुत कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, प्रोसेस क्या होगा, लेकिन मेरा थॉट ये क्लियर था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। अपनी गाड़ी लगा देनी है मुझे अस्पताल के बाहर, एक प्ला कार्ड लेकर के मैं सिंपल 9:30 बजे सवेरे बैठ गई थी राम मनोहर लोहिया पे। उस प्ला कार्ड में बहुत सिंपल सी लाइनें लिखी हुई थी, निःशुल्क शव वाहन। चूंकि अस्पताल में उस समय सबसे ज्यादा इसी चीज की नीड थी। लगातार हर मिनट
डेथ हो रही थी और लोगों के पास चूंकि कोरोना बॉडी थी तो लखनऊ के बाहर जाना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसमें नहीं था, तो नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर ही ले जा रहे थे। लेकिन आप ये सोचिए कि 2.5 घंटे उस प्लाकार्ड को लोगों को समझने में लगा। एक जो निःशुल्क वाली जो चीज होती है ना, वो लोगों को या तो बहुत ज्यादा समझ में आती है या बिल्कुल ही नहीं समझ में आती है। कोरोना एक ऐसा समय था जिस वक्त लोग मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे पैसे बनाए। एक तो पैसे की कमी थी, बिजनेसेस बंद थे, लॉकडाउन था, तो हमने देखा कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर 60-60 हजार रुपए के बिके, दवाइयाँ कैसे बिकी, उसके बाद भी त्राही त्राही थी, बेड्स की जो थी। तो आपने वो जो निःशुल्क लगाया लोगों को, वो नहीं समझ आ रहा होगा कि फ्री सेवा क्यों। अगर आप उस सेवा के समझ भी आ रहा होगा तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास जब पहला केस आया था, उस केस ने लगभग मुझसे 7 बार कंफर्म किया कि क्या वाकई में आप पैसे नहीं लेंगी, क्या ऐसा तो नहीं है कि क्रिमेशन सेंटर पे जाकर के आप उससे डिमांड कर लें। और आप अगर 20-25 हजार 50 हजार रुपए मांगती भी तो जो नीड में है, जिसको गाड़ी नहीं मिल रही, मैं भी कमा सकती थी, आराम से मैं भी कमा सकती थी। क्योंकि मुझे लगता है मास्क पे जो शमशान घाट के बाहर जो लोग पानी की एक बोतलें बेच रहे थे, 100-100 रुपए में पानी की बोतलें बिकी हैं। तो जब इंसान एक बूंद पानी बेच सकता है, उस समय अगर मैं चाहती तो मैं भी वो सारी चीजें। लेकिन मेरा अपना फंडा क्लियर था कि मुझे चीजें निःशुल्क ही रखनी थी, मुझे सेवा देनी थी, मुझे पैसे नहीं कमाने। वो जो सेवा भाव थी ना कि जिस बचपन से वो चीजें बचपन से थी। आपने जैसा आपने बताया माता पिता से भी सीखा, दादा दादी की भी सेवा की और उसी पथ पे आप चल पड़ी। बट वर्षा, जो हम ऐसे जानते हैं कि एक तो एक कोशिश है जो निरंतर करती रहती है, वो हमेशा ही चलता रहेगा। उसके अलावा आप राइटर भी हैं, पब्लिश्ड ऑथर भी हैं। एक बार मैं मैगजीन पलट रही थी तो मैंने देखा अरे ये तो बड़ा फेमिलियर सा चेहरा है, तो मैंने देखा अरे वर्षा तो मॉडलिंग भी करती है। फिर यूट्यूब वगैरह में देखती रहती तो एक आध डॉक्यूमेंट्री सामने आई कि भाई अरे इसने तो एक्टिंग भी किया हुआ है। तो इतने सारे किरदार आप कैसे निभाती हैं और इन सब में सबसे अच्छा किरदार आपका कौन सा है? जो पहलू आपने छोड़ा मैं वहीं से पकड़ना चाहती हूँ। आई एम एन एक्शन जूडो प्लेयर। तो जो जब मेरे दादाजी ने मेरा एडमिशन कराया, गर्मी की छुट्टियों में यही होता था, हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं होते थे उस समय, वीडियो गेम या हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, हम ये कहेंगे शायद इसीलिए कि कोई उस समय का व्यक्ति इतना क्रिएटिव हो सकता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा थे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो जब मेरे दादाजी ने मेरा एडमिशन कराया चौक स्टेडियम, सिंपल चौक स्टेडियम, मुझे लगता है शायद 100 रुपए फीस हुआ करती थी उस समय। मैंने उसमें उन दिनों बहुत मेहनत की और मेहनत करके जो एक शाय वाली वर्षा थी, जो कुछ बोल नहीं पाती थी, जो शायद पिट के आ जाती थी स्कूल से, एक वो चोला मैंने उतार के एक जो बोल्ड वर्षा आई, तो उसका जो पहली नींव पड़ी, जो पहला कदम बाहर आया, वो वहां से आया। तो मुझे लगता है कि वो जो पहलू था हमारी लाइफ का, वो बहुत स्पेशल है। मेरा एक्सपोजर हुआ आए दिन, चूंकि मैं सिर्फ मतलब मैं चैंपियन हूँ अपने टाइम की। तो जब चैंपियन होता है इंसान तो फिर खुल के फिर बिंदास मजे करता है और बोल्ड हो जाता है। तो वो जो एक पहलू था हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने एक सीधी सादी वर्षा से एक बोल्ड वर्षा में कदम रखा और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलती है। नेशनल लेवल पे आपने जूडो खेला और वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो वहीं से शुरू हुई। आपने अपने आप को सशक्त बनाया, या आपके दादाजी का वो विजन था कि भाई लड़की है, इसको अपनी रक्षा स्वयं करने का होना चाहिए। और मैं देखती रहती हूँ कि आप बच्चियों को काफ़ी प्रमोट करती हैं, उनके एजुकेशन को, उनको अगर स्कूल ड्रेस चाहिए तो वो देना, स्पोर्ट्स में उनको काफ़ी आप अग्रसर रहती हैं, क्रिकेट चैंपियनशिप, हॉकी चैंपियनशिप, इस तरह की जैसे जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, या एनजीओज वगैरह भी जो इस तरह के बच्चों को प्रमोट करते हैं, आप काफ़ी उसमें लगी रहती है और हर तरह का सहयोग देती हैं। तो स्पोर्ट्स को आपने करियर बनाने का कभी नहीं सोचा जब आप नेशनल लेवल तक खेल चुकी थी? देखिए, कुछ मुझे लगता है कि ये बहुत इंसान का सोचा हुआ नहीं होता है। आप लाख सोच ले, मैंने भी यही सोचा था कि जब नेशनल लेवल तक खेला है मैंने, इसी चीज़ में मैं कंटिन्यू करूंगी। और एक बात बताऊं, तब भी बावजूद इसके भी मैंने अपनी लाइफ में ये कभी मेरा बंद के नहीं रही। मैं
कभी किसी बंधन में नहीं रही मैं। मुझे जब जब जिन जिन चीज़ों पे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने उसको किया। मेरा एक पापा मम्मी की भी तरफ से चीज़ें ऐसी ही थी कि एक्सपोजर मेरा खूब हुआ है, और डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि शायद मैं स्पोर्ट्स में ही आगे जाऊं, लेकिन नहीं गई। मुझे बहुत वजह तो नहीं मैं आपको बता पाऊंगी कि किन वजहों से शायद नहीं जा पाई, लेकिन ये है कि नहीं गए। लेकिन हाँ, मैं आज आपको एक बात, इस आपके बहुत प्यारे से सवाल पे एक मैसेज इनफैक्ट मैं जरूर आज के यूथ को देना चाहूंगी कि चूंकि उनके हाथ में जो मोबाइल आ गए हैं तो उनकी जीवन उनका बंद के रह गया है। तो जो मैदान से जो एक बच्चे का नाता होता है, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है और होना भी चाहिए, सबसे अच्छा नाता होता है। आप जब मैदान से कुछ सीखते हैं, गिरते हैं, तो ये चीजें आपको फिर उठते हैं, तो ये चीजें आपको लाइफ में जीना सिखाती है। तो लाइफ के सारे लेसन आप मैदान में ही सीख जाते हैं। टीम बिल्डिंग हो, यस एग्जैक्टली, हार्ड वर्क हो, एग्जैक्टली, एक टीम वर्क भी आपको तभी आता है। तो जो ये सारे जो लेसन थे मैंने वो मैदान से सीखा। तो यही कमी मैं आजकल की जनरेशन में देखती हूँ कि ये चीजें कम है। टीम के साथ चलना, अकेला में वो ज्यादा विश्वास रखते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी जो चीजों को हमको मैदान से मिली वो आजकल के यूथ में जो कम रह जाती है। लूडो भी मोबाइल पे खेली जाती है, लूडो भी मोबाइल पे खेली जाती है। वो जो टिक टिक वाली जो आवाज जो साउंड करती थी कि देखिए किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, किताबों की जो आप महक होती है, आप हाथ में किताबें लीजिए जो उसकी महक होती है, जो पन्ना पलटने का जो एक मजा होता है, जो आप ट्रेन की जर्नी या आप प्लेन की जर्नी भी कह लीजिए, तो जो उसमें आपको जो किताब पढ़ने में जो मजा हो, जो उसका कवर पेज होता है या जो और अंदर के पन्ने होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनसे जब आपकी लड़ाई चल रही होती है कि कहाँ छूट गया, अभी तो यहाँ था, तो ये जो एक सारी चीज कहीं अंडरलाइन किया है मैंने, एक शब्द आपको ऐसा क्लिक करता है जो आपने कभी सुना नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है, तो अब आपके तुरंत जहन में ये आता है कि ये शब्द जो है मैं अपनी किताब में या आगे मैं अपने उसमें लाइफ में उतारी। तो ये जो बहुत बेहद खूबसूरत चीजें थी वो हमारी जनरेशन मिस कर रही है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें सीखनी है, एक अच्छी लाइफ सिर्फ स्पेंड नहीं करनी है, जीवन जीना है। तो फिर देखिए मैदान से नाता ना तोड़िए आप। और मैं बताऊं इसी सिलसिले में हजारों लड़कियों को अगर मेरे पास कहीं से भी डिमांड आती है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है ऑल ओवर यूपी या कहीं भी बाहर से भी कहीं कॉल आती है, तो मैं डेफिनेटली जाती हूँ और उन बच्चियों को कुछ ऐसे टेक्निक सिखाती हूँ ताकि वो अपनी स्वयं की रक्षा कर पाए और एक अपने आप को मजबूत कर पाए, सशक्त बना पाए। जब हम किताबों की बात कर रहे थे, किताबों से भी आपका गहरा नाता है। वर्षा शायरी भी करती हैं, पोइट्री भी लिखती है, ये शायद आपकी पहली किताब थी, शब्द मेरे कविता तेरे नाम की, और बहुत खूबसूरत कविताएं आपने लिखी है और कॉफी टेबल बुक भी जो बनाया है, तो आप डिजाइन भी कर लेती हैं और मतलब क्या क्या करती हैं और कैसे कर लेती हैं? किताबों की तरफ या लिखने की तरफ जो आपका रुझान है ये कैसे शुरू हुआ और इसको आप और आगे कहाँ लेके जाना चाहती हैं? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ घटनाएं होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको या तो बहुत झकझोर देती हैं या तो आप उसको पॉजिटिव उसमें लेकर के चलते हैं। तो मेरी एक किताब की पंक्ति है कि क्या तुम्हारा इस दुनिया से विदा लेना जरूरी था मेरी इस कलम के खातिर। ये जो पंक्तियां हैं हमारी किताब को यही डिस्क्राइब कर देती हैं। जब मैंने अपनी छोटी सिस्टर को खोया, मेरा कोई ऐसा बहुत नाता नहीं था कलम से, किताबों से, लेकिन जब मैंने अपनी छोटी सिस्टर को खो दिया तो चीजें बाहर नहीं निकल पा रही थी। हम दोनों ट्विंस माने जाते थे नहीं ट्विंस, लेकिन हम लोग ट्विंस माने जाते थे, एक जैसा कपड़ा पहनते थे, एक ही जैसे दोस्त थे हमारे, बहुत कुछ हमारी लाइफ में नहीं था क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी हुआ करते थे। तो जब मैंने उसे खोया तो मैं चीजों से बाहर नहीं आ पा रही थी, और विश्वास जानिए अगर उस समय मैंने अपने कलम को दोस्त ना बनाया होता और अपने उन उद्गारों को कोरे कागज पे ना उतारा होता तो शायद जो ये वर्षा दिख रही है फिर कोई और वर्षा होती। तो ये कलम और शब्दों का और इन चीजों का जो उस समय जो मेरे बेस्ट फ्रेंड बने और इन्हीं चीजों ने मुझे बाहर निकाला और जिन्होंने इनफैक्ट किताबों का रूप ले लिया। तो जब आप किसी चीज को खो देते हैं, वो एक एहसास बन के आपके अंदर आ जाती है, तो आप ज्यादा अच्छा उसमें लिख सकते हैं। मॉडलिंग की बात करते हैं, फिल्म्स की बात करते हैं, बड़े पर्दे पे वर्षा को देखने की बात करते हैं, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की हुई है और शायद एक फिल्म भी बहुत अच्छी आपने बनाई है, कमर्शियल पिक्चर। तो आने वाले टाइम में वर्षा द एक्टर की तरह से भी हम आपको जानेंगे? नहीं,
आने वाले समय में एक मुझे लगता है एक डेडिकेटेड जो सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड वर्षा ही रहेगी। बड़े पर्दे पे जितना देखना था मुझे लगता है उतना ठीक था। मेरे साथ ये एक पॉजिटिव चीज़ कहें या जो भी है, लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिन चीज़ों ने नॉक किया मुझे, और वो सारी चीज़ें मैं करती गई और करके छोड़ती गई। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में निरंतर चल रही हैं, लाइक जो बच्चियों को जो ट्रेनिंग देनी है, इस तरह की चीज़ों में आपको मैं देख सकती हूँ। ऑल ओवर यूपी में जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें आप मुझे देख सकती हैं। बड़े पर्दे में माफ़ी चाहती हूँ, आप नहीं देख पाओगे आप मुझे। कोरोना का जो एक मंजर हमने देखा, बहुत सारी बैरिकेडिंग हो गई, इतनी शवों को जिस तरह से जलाया जा रहा था, जिस तरह से लोगों को देखने को नहीं दिया जा रहा था। आपकी गाड़ी निरंतर चलती रही और अभी भी शायद आप निःशुल्क सेवा प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, जबकि अभी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, बट आपकी सेवा नहीं रुकी है। बिल्कुल, ये सेवा नहीं रुकी है और उस समय हजारों शवों का जो अंतिम संस्कार भी कराया हमने अपने हाथों में, और निरंतर जो गाड़ियां चल रही थी, सेवा ने आज की ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा टर्न लिया है, या आज की ज़रूरत के हिसाब से उसको उसमें धारण किया है अपने आप को। मैं बताती हूँ आपको, जो उस समय कोरोना के जो शव थे निरंतर उन पे काम चल रहा था, प्लस ये जो पेशेंट्स को लाना ले जाना था, उन पे एम्बुलेंस का काम चल रहा था। लेकिन जो आप जैसा कि आप जानते होंगे कि लखनऊ इज अ मेडिकल हब, तो यहाँ पे निरंतर ऐसे परिवार आते हैं जो आसपास के कस्बे से या दूर दराज से जो पेशेंट्स आते हैं, वो बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जो एक बहुत लंबा समय लेती है अपने आप को ठीक होने में। और ऐसे बीमारियों में आप विश्वास जानिए, अगर आप मॉर्चरी के बाहर खड़े हो जाइए तो आपको सैकड़ों पेशेंट डेली में आपको ऐसे देख जाएंगे जिनके पूरे घर बिक चुके होते हैं, दुकानें, खेत बिक चुके होते हैं, जिनके पास वापस जाने के लिए पैसा नहीं होता है। और गांव में एक ये टारगेट भी होता है कि बॉडी को लाना ही लाना है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो यहीं पर उसको क्रिमेट करा दें, वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। गाँव के रूल्स बहुत टफ होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने दो तरह के वो लोग फिर विचार आते हैं, या तो वो आत्महत्या के लिए सोचते हैं या फिर वो शव छोड़ के भाग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शव छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, ना सिर्फ कोरोना में भागते थे, इनफैक्ट ऐसे भी केसेस आते हैं जो इस समय भी लोग छोड़ के भागते हैं। तो जिनके पास पैसों का अभाव है वो क्या करे, कैसे लेके जाए। तो ऐसे पेशेंट पे लंबे समय से चूंकि मैं काम कर रही थी तो मुझे एहसास था, इनके दर्द का एहसास था। तो मुझे लगा कि कोरोना के बाद जो ऐसे पेशेंट है इन पे हमें हमारी गाड़ियों को काम देना चाहिए। और आप सभी लोगों का इतना विश्वास कायम हो गया है कि निरंतर लोगों का इतना सपोर्ट रहता है हमारी संस्था को कि अब जो सेवा सिर्फ लखनऊ में दी जा रही थी वो ऑल ओवर यूपी हम लोग कवर कर रहे हैं। पूरी तरह से निःशुल्क शव वाहन, पूरी तरह से निःशुल्क एम्बुलेंस, कोई भी कहीं भी बुला सकता है। हमें डायरेक्ट कॉल आती है, मेरा अपना नंबर वायरल है, मुझे कॉल आती है और मैं अलग अलग एरिया के ड्राइवर मेरे सेट हैं अलग अलग अस्पतालों में, और मैं उनको अपनी तरफ से गाइड करके उनको भेजती हूँ। सनातन धर्म की जहाँ बात करें, वहाँ पे ये भी एक बात होती है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं या अग्नि नहीं देती हैं। उस वक्त आपने इन सभी चीजों को एक तरफ रखकर सेवा भाव को ही सामने रखा। तो आई एम श्योर आपको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा सोशल मीडिया पे, तो लोग शुरू हो जाते हैं, ये क्यों कर रही हो, घर नहीं देखती हो, बच्चे नहीं देखते है, अपने हस्बैंड को नहीं देख रही है, बिल्कुल धर्म का ध्यान नहीं रख रही है। तो कैसे आप वो नेगेटिविटी हैंडल करती है और कैसे आपने उस मानसिकता को तोड़कर आगे बढ़ी और चीजें किया? देखिए, लोगों ने मुझे कहा, नो डाउट बहुत कहा, लेकिन धर्म के लिए जो लोगों ने कहा उससे कहीं ज्यादा लोग मुझे ये आज भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि तुम अपने परिवार का ध्यान नहीं देती हो क्योंकि तुम तो सारा दिन फील्ड पे रहती हो। तो इन चीजों को मैंने जैसा कि आपको शुरुआत से ही बताया कि चीजों को जब लोग मुझसे कहते हैं, मैं हर्ट होती हूँ, टूटती भी हूँ, लेकिन बिखरती नहीं हूँ। मैं अपने आप को बिखरने नहीं देती हूँ। इन्हीं चीजों को मैं पॉजिटिव लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि आप आजकल सिर्फ अवार्ड बटोर रही हैं, आप काम में ध्यान नहीं दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं लगता है कि मुझसे कहीं पे कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी या कोई केस छूटा होगा, या प्रभु अगर हमसे कोई केस नहीं हो हमें कर रहे हैं तो शायद क्या प्रभु की कहीं कोई नाराजगी है। मैं अपनी सेवा को डायरेक्ट प्रभु की सेवा मानती हूँ। तो वो सेवा के अगर इस लेवल की सेवा के लिए प्रभु ने मुझे चुना है तो डेफिनेटली मुझे आपके विश्वास पे खरा उतरना है। मुझे टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। मुझे हालांकि मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
जब इस तरह की बातें आई तो मैंने इन चीजों को भी पॉजिटिव लिया। और मैं चूंकि इस सेवा तक पहुंची कैसे, मैं आपको बताऊं, इसका एक लिंक बनता गया। क्योंकि मैं लंबे समय से डेस्टिट्यूट पीपल्स पे वर्क करती थी, जो सड़कों पे बेसहारा असहाय लोग रहते थे, ये जिनके परिवार जन, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेन में माता जी मिली। क्यों आपको स्टेशन पे ही क्यों सबसे ज्यादा बुजुर्ग मिलते हैं, बिछड़े हुए? इसका एक ये रीजन होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से या पैसे की तंगी की वजह से, वो क्या करते हैं कि बुजुर्गों को गाड़ी पे बैठा देते हैं, उनसे सिंपल ये कहते हैं कि मैं पानी लेके आ रहा हूँ, आप उतरिएगा नहीं तो गिर जाएंगे, फिर वो वापस कभी नहीं आते हैं। तो इन चीजों पे कभी विचार किया ही नहीं है कि बुजुर्ग आपको स्टेशन पे सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं। और बुजुर्ग नहीं उतरते हैं वो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं उतर जाऊं तो या तो मेरे बच्चे डांटेंगे, या मैं खो जाऊंगी, या मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी। तो और उनको एक दिमाग में रहता है कि हमें तो भाई हरिद्वार जाना है या हमें तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनका एक टारगेट भी होता है, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, तो वो उतरते भी नहीं है। और फाइनली क्या होता है कि आखिर में टीटी आकर के उनको उतारता है कि माता जी अब आपका कोई स्टेशन नहीं। वो जो स्टेशन नहीं, उसके पीछे ये बात होती है कि अब आपका कोई परिवार नहीं है, अब आपका कोई नहीं है, आप छूट चुके हैं, अब आपका यही स्टेशन आपका परिवार है, अब हम ही आपके लिए जितने दिन जो करेंगे। फिर ऐसे बुजुर्ग सड़कों पे रह जाते हैं। फिर अगर उनको कोई छोटा घाव होता है तो वो गैंग्रीन का रूप लेता है, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि आपने देखा कि कीड़े मकोड़े, तो कैसे ये चीजें कैसे होती हैं? एकदम से नहीं हो जाती ये चीजें, इनके पीछे पूरी स्टोरी होती है। लेकिन उन स्टोरीज पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है कि ये पेशेंट कहाँ से आते हैं या बिछड़े हुए लोग कहाँ से आते हैं। तो ऐसे लोगों पे मेरा चूंकि निरंतर काम चल रहा था, और इनको हम अस्पतालों में एडमिट करना, उनको अपने हाथों से नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, अब ये सारी निरंतर सेवा चलती थी। इसी बीच में अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो हम उनको वृद्धाश्रम में या शेल्टर होम में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि मृत्यु हो जाती है, मैं आपको बताऊं, जब आप एक घर में छोटा सा जानवर भी पालते हैं तो आपको जब अटैचमेंट हो जाता है, तो जब आप इतनी लगन से सेवा किसी की करते हैं तो आपको कैसे नहीं अटैचमेंट होगा। तो वो एक और बड़ी तकलीफ देता था कि डेथ हो गई है और उनका लास्ट राइट मुझे नहीं मिल रहा। मैंने एज अ बेटिया या कुछ भी आप मान लीजिए, मैंने मानवता के नाते ही अगर मैंने वो सेवा की तो मुझे लगता है कि लास्ट राइट मुझे मिला है। मैंने थोड़ा सा उस पर वर्कआउट किया। फिर पहले चीजें नहीं, चूंकि आइडिया नहीं थी, फिर मुझे लगा कि ये लीगली नहीं ऐसे मुझे मिल सकती हैं। तो इस पर वर्कआउट करने के बाद में धीरे धीरे मैंने एक ट्रस्ट लेवल डेवलप किया। तो उसके बाद अब मुझे हॉस्पिटल से अप्रोच करने लगे। तो आप मान के चलिए लगभग 1600 डेड बॉडीज तो मैंने ऐसी क्रिमेट की हैं 4 सालों में, जिनका अपना कोई नहीं है, लावारिस शव जिनको लोग कहते हैं। मैं वारिस हूं उनकी, मैं उनका कंधा हूं। मैं अंत समय में कंधा बन के उनको लावारिस से वारिस का एक सुख दे पाई लगभग 1600 लोगों को। तो इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि प्रभु ने ये सेवा दी मुझे। तो धीरे धीरे ये चीजें हो रही थी। उसके बाद में ये सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव में भी मैंने देखा हजारों लोग छोड़ के जा रहे थे, जो लोग फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, थैंक्स टू सोशल मीडिया वंस अगेन, तो मैं बताऊं जो क्या हुआ कि जब सेकंड मेरा जो कवरेज था वो बीबीसी के थ्रू हुआ। तो जब बीबीसी जैसा चैनल जब कवर कर रहा था तो ऑब्वियसली उसकी रीच बहुत ज़्यादा थी। तो जब फॉरेन कंट्री में जो लोग सेटल डाउन थे, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे थे, उनकी वो डेथ हो गई, उनको कोई कंधा नहीं मिल रहा था, उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो अपने माता पिता के लिए क्रिमेशन करा पाए। तब लोगों ने, चूंकि मेरा नंबर उसमें भी वायरल था, उसके बाद में और भी बड़े चैनल्स ने, सोशल मीडिया का मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रोल मानूंगी कि इन चीज़ों का जब लगातार न्यूज़ में फ्लैश हो रही थी चीज़ें, उसमें मेरा नंबर फ्लैश हो रहा था। उस नंबर के ज़रिए लोगों ने मुझे कॉल किया और 500 फैमिलीज ऐसी थी जिनके चेहरे का वो एक आखिरी का जो उनका लास्ट राइट था वो उन्होंने मुझे दिया। ये मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर डेवलप किया, जो न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के कहीं बाहर भी बैठे हुए 500 लोगों ने मुझे कॉल की और फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया। प्लस जब मैं उनके एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पे अगर मैं उनकी मदद कर पा रही थी, तो जो बाउंडिंग थी हमारी जो डेवलप हुई, उन्हीं बाउंडिंग्स के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इन सेवाओं को निरंतर दे पा रही हूँ, और न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अब तो कवर कर। लास्ट राइट्स की बहुत मान्यता है किसी भी धर्म में, सनातन धर्म में हो चाहे किसी में भी हो। तो अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं बट कोई और अगर कर दे रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
जैसा आपने बताया कि बीबीसी ने आपको कवर किया, हम फोर्ब्स मैगजीन पढ़ते हैं तो फोर्ब्स के ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपकी जर्नी शेयर की गई, मैगजीन में भी आपकी बातें आई और रिसेंटली आपको फेमिना से अवार्ड भी मिला अपने कार्य में अच्छी तरह से उसको निभाने के लिए। तो एक लोगों का एक वो भी परसेप्शन बन गया है कि अब वर्षा काम नहीं कर रही है, अब बस खाली मैगजीन में छप रही है या खाली अवार्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से हेल्प तो बहुत मिलता है, आप उस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो होता है, पर उस पे जो नेगेटिविटी होती है, लोग जब कमेंट करते हैं, लोग जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, मैं शुरुआत से आपको बार बार ये बात कहती चली आ रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें निगेटिव होती हैं, उसको कैसे पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आपने ये कला सीख ली तो आप बहुत रॉकिंग रहेंगे और बहुत हैपनिंग रहेंगे लाइफ में। ऐसे ही मेरे साथ भी है, जब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं हर्ट तो होता है, नो डाउट, कभी कभी आंखें भी नम होती हैं, लेकिन उन आंखों को नम करके मैं कभी अपने आप को, फिर वही बात है, टूटती बिखरने नहीं देती हूँ। मैं उनमें सबसे पहले नहीं भी कहेंगे, लेकिन उसका सेकंड या थर्ड स्टेप मैं यही लेती हूँ कि एक्चुअली ऐसा लोग क्यों लिख रहे हैं। ये भी बहुत नेचुरल सी बात है कि आप 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी, जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते हैं तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, मैं भी सबको खुश नहीं कर सकती हूँ। और जब लोग मुझे किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए बोलते हैं तो इसमें मैं ये विचार जरूर करती हूँ कि कहाँ पे कमी रह जा रही है। उन विचारों का उस विचार को मैं उस पर वर्कआउट करके कोशिश ये करती हूँ कि आगे से वो फर्दर चीजें, वो गलतियां ना हो पाए हमारी। और चूंकि मनुष्य गलतियां होती रहती हैं, और बस इतना मैं आप मतलब सबसे यही कहूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि नेगेटिव चीजें जब आपकी लाइफ में आती हैं तो वो आपको सिखाने के लिए आती है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। बशर्ते आप लेते कैसे ये आपको डिपेंड करता है। तो मैं बिखरने के लिए नहीं लेती उनको, अपने आप को और मजबूत बनाती हूँ चीजों। लखनऊ की मदर टेरेसा भी कहा जाता है वर्षा वर्मा को। मदर टेरेसा के पास फैमिली नहीं थी, उन्होंने जिनकी सेवा की उनको अपना परिवार बना लिया, बट आप अपने परिवार को लेकर चलती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप घर का सारा काम भी खुद ही करती है, जो और लोगों को नहीं पता है। जो कहते हैं ना कि वो तो सारा दिन फील्ड में रहती है, खाना कौन बनाता होगा, पति को कौन संभालता होगा। आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है, और जो स्पेशल डेज होते हैं, बर्थडेज की बात करें, एनिवर्सरीज की बात करें, ये आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इसमें वो क्या कोशिश होती है जिसमें वो सेवा भाव नजर आता है? लाइफ में कुछ हर चीज में क्रिएटिव करना मुझे एक अलग अनुभव भी देता है और एक मजा आता है। लाइफ में ना बहुत मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मेरे लाइफ के खुद के जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि मेरा जन्मदिन है या मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, बिटिया का जन्मदिन, या हमारी एनिवर्सरी जो पड़ती है, 4 जो ये साल की जो स्पेशल डेज होते हैं, इनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि हजारों लोग सीख सकें। जैसे मैं अपने जन्मदिन पे पिछले 8 सालों से निरंतर ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूँ, जिसके जरिए 40 यूनिट 45 यूनिट या इतना तक मैक्सिमम जाता है। इतने लोग, 1 यूनिट से आप 4 लोगों की जान बचा पाते हैं। तो आप सोचिए कि 45 यूनिट या 35 यूनिट से आपने कितने लोगों की जान बचाई। एक मेरे जन्मदिन की वजह से जो एक मैंने एक ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म इस धरती पे बोझ की तरह नहीं है, इतने लोगों को मदद पहुंचाता है मेरा एक वो डेट पर्टिकुलर। उसके बाद में जो हमारे एनिवर्सरीज पड़ते हैं, मैं उसमें 11,000 से ज्यादा मैं पौधे अब तक लगा चुकी हूँ, अपने परिवार के थ्रू या लोगों के थ्रू लगवा चुकी हूँ। जहाँ जहाँ पे भी ये ट्रांसफर होता रहता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लखनऊ में, जहाँ जहाँ भी हम लोगों का ट्रांसफर हुआ उन्होंने जगहों पे, उन्होंने शहरों में हमने अब तक इतना प्लांटेशन किया है। ये एनिवर्सरी का प्लान रहता है। ऐसे ही बिटिया के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिटिया से रिलेटेड ही बिटिया का हो, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चियां होती हैं उनके शेल्टर होम में जाकर के या अनाथालय में जाकर के वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करती है, जो मेरी कैट थी, चूंकि वो पशुओं की श्रेणी में आती है, तो जब मैं उसका जन्मदिन मनाती थी तो अपनी कैट के जन्मदिन पे मैं जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, तो मैं उनको फीड कराती हूँ। क्या ये सब करना इतना आसान था? खास करके पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं, इस दौरान कितने लोग चले गए, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए,
कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, खुद को खो लिया, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, क्या क्या नहीं हुआ। सो एक लड़की होकर कितना मुश्किल या कितना आसान रहा इन सब चीज़ों को मैनेज करना। एक तो अपना घर परिवार साथ लेके चलना है, जैसा आप कहते हैं कि सेवा का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ के मुझे सेवा करनी है। आपकी सेवा का मतलब है कि आप अपने बच्चे, अपने पति, सबको साथ लेके सेवा करती है और साथ ही साथ समाज को भी साथ लेके चलना है। तो कितना मुश्किल था ये करना? जैसा कि आपने पूछा कि कितना मुश्किल था ये सफर या कितना आसान था ये सफर। देखिए, अगर मैं मुश्किलों को मुश्किल की तरह लेती तो शायद नहीं कर पाती, तो लेकिन ये डगर इतनी भी आसान नहीं थी। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ मैं आपसे। रात के लगभग 8 बजे थे और मेरे एक जानने वाले थे, उनके परिवार में सबको कोरोना हुआ था, तो वो लोग अपने ब्रदर की डेड बॉडी ले जाने के लिए हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझे रात में कॉल की कि वर्षा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, तुम्हें निभानी होगी। और उस समय मैं तुरंत फील्ड से आई थी, कोरोना पीरियड में सारे शवों को क्रेमेट करके, और वो समय मेरे परिवार के लिए शाम का समय होता था, रात का समय। लेकिन चूंकि अब परिवार की ही, फैमिली की ही बात थी, तो मुझे तुरंत इमीडिएटली जाना पड़ा। मैं लोकबंधु हॉस्पिटल जाती हूँ। वो जो आपने शब्द यूज किया ना कि कितना कठिन था या कितना आसान था बीइंग अ लेडी, मैं आपको बताऊँ, वो जो टाइम था, इस लेवल तक मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है, कभी किसी ने पूछा नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ इस चीज का। मैं आपको वो छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आई जो शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। मैं था और मेरा ड्राइवर था। जब मैंने उस डेड बॉडी को उस रूम से निकलवाया है, रूम से निकलवाने के बाद में वो डेड बॉडी काफी फूली हुई थी और काफी बड़ी, उनकी हैवी हो गई थी, उनका हाइट, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी उनकी। अब टारगेट ये था कि आप उस बॉडी को जानते हैं। जब आप अननोन बॉडी के लिए काम करते हैं और जब आप नोन बॉडी के लिए काम करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तब जो प्लास्टिक बैग में जो बॉडी थी, जो फेस का हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उनकी निगाहें खुली हुई थी, मैंने वो निगाहें लगातार मुझे घूर रही थी। उस समय आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैं शिवरिंग में थी और मैंने हजारों डेड बॉडीज को किया था, लेकिन वो अपनी घर की बॉडी थी। आप सोचिए, मैंने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, शायद मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी, और उस डेड बॉडी का जो दरवाजा था, डेड बॉडी की वजह से दरवाजा नहीं बंद हो सकता था। दरवाजा ना बंद होने की वजह से मुझे रास्ते भर उस बॉडी को पकड़े रहना था। एक हाथ से बॉडी पकड़नी थी और एक हाथ से मारुति का वैन का दरवाजा पकड़ना था, अदरवाइज वो गाड़ी चलते समय बॉडी नीचे यहाँ स्लाइड करके गिर जाती। मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि ये काम तुम कर लो, ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ। मेरा ड्राइवर ने उस दिन, वैसे वो कोऑपरेटिव था, लेकिन पता नहीं इसके जहन में क्या चल रहा था, शायद वो भी डरा हुआ था। उसने मुझसे साफ कह दिया, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और जब लॉकडाउन लगा हुआ था, चारों तरफ साए में, और सिर्फ आप सुबह से डेड बॉडी देख रहे हैं और रात में फिर आप अपने परिवार का कुछ देख रहे हैं। तो जब आप इस तरह का देख रहे होते, फिर मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला कि मैं या तो चला जाऊंगा या मैं ड्राइव करूंगा, 2 ऑप्शन है आपके पास मैडम, मैं पीछे तो नहीं बैठने वाला। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे एक हाथ से डेड बॉडी पकड़नी थी, एक हाथ से उस मारुति का वैन का दरवाजा पकड़ना था। मैंने अपने पैर टिका रखे थे दरवाजे के उस पे, ताकि बॉडी हिले भी ना और मैं भी ना गिर जाऊं। और जब मैं वो डेड बॉडी लेकर के 11:45 हो चुका था, सारे फॉर्मेलिटीज करने में टाइम बहुत लगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में। जब मैं क्रिमेशन ग्राउंड पे पहुंची हूँ और मैं वहां पे पहुंचने के बाद में जब मैंने बॉडी को नीचे रखा है, वहां के जो लड़के लोग थे जो उस समय सेवा में थे, उन्होंने कहा कि मैडम ये तो डेड बॉडी मैं नहीं क्रिमेट करूंगा क्योंकि ये बॉडी बैग फट गया है। अब सोचिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं डेड बॉडी घर नहीं ला सकती थी, रात का समय था, मेडिकल स्टोर खुले नहीं थे, वापस हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे। अब आप ये सोचिए कि मैंने किस लेवल का हाथ पैर जोड़ा होगा, उसे कितने पैसे दिए होंगे, तब वो जाकर के मैंने एक डेड बॉडी को क्रिमेट किया। हर परिवार के साथ, हर डेड बॉडी के साथ एक स्टोरी थी, एक किस्सा, एक कहानी भी उनकी डेड बॉडी के साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसी हजारों स्टोरीज थी। ये चीजें आपको दहलाती हैं, डराती हैं, लेकिन मुझे घर नहीं बैठा पाती है।
नहीं, आपका हौसला ऐसे ही बुलंद रहे और आप ये सेवा भाव पे लगी रहे, आपकी सेवाएं सब तक पहुंचे, इससे अच्छी बात। आपको ईश्वर ने चुना है, जैसा आपने कहा लाइफ के हर एक मोमेंट में, कोरोना में जिस तरह से आपने अपने दोस्त को खोया तो अंदर एक जज्बा आया कि भाई औरों के भी अगर परिजन जा रहे हैं तो उनकी मदद हम कैसे करें। तो आगे की क्या प्लानिंग है, आगे ये कोशिश कैसे जारी रहेगी और क्या क्या करना चाहती हैं, किस तरह से करेंगी? देखिए, मेरे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं प्लानिंग के तहत बहुत कुछ कर नहीं पाती हूँ। चीजें जो होती रहती हैं उनको नहीं कहती हूँ और चीजें होती जाती हैं। हाँ, लेकिन ये एक कोशिश जरूर रहेगी हमारी संस्था, एक कोशिश ऐसी की भी तरफ से कि निरंतर ये सेवाएं चलती रहें, जन सामान्य तक ये सेवाएं चलती रहें। अभी हमारी 3 एम्बुलेंस चल रही हैं जो शव वाहन के रूप में भी काम कर रही हैं और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी काम कर रही हैं। भगवान ना करे कि थर्ड वेव आए, लेकिन थर्ड वेव के लिए जो मुझे जो कमियां लगी, जो मैं उस समय पैसों की वजह से या हड़बड़ाहट की वजह से या लॉकडाउन होने की वजह से जो चीजें मैं नहीं कर पाई थी, उनकी तैयारी मैंने अभी से कर रखी है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि भगवान करे कि कोई थर्ड वेव या कोई ऐसी वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो मैंने अपने आप को मजबूत कर रखा है। मैंने अपने ऐसे मेडिकल 5 बेड लेकर के रखे हैं कि बेड की अगर कभी कमी आती है, कहीं कोई इमरजेंसी पड़ती है तो, जो कि मैंने देखा कि अस्पतालों के बाहर बेड की बहुत कमी थी, तो बेड मैंने लेकर के रखे हैं, व्हील चेयर लेके रखी है, मैंने वॉकर लेके रखे हैं, मैंने एक कॉन्सेंट्रेटर भी लेकर के रखा है ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर तो मान लीजिए आप जितना भी लेंगे वो एक बार में खत्म हो जाएगा, फिर उसकी रीफिलिंग और वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैंने एक कॉन्सेंट्रेटर ऐसे ले करके रखा है ताकि जिस परिवार को जरूरत हो निःशुल्क रूप से उनके परिवार में जाएगी, उनको वो सेवा देगी और जब उनकी सेवा से वो रिलीज हो जाएगा तो दूसरे परिवार की सेवा के लिए वो चला जाएगा। और ये सारी चीजें निःशुल्क होंगी। और फ्यूचर में बस मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मैं अपने लेवल से एक ऐसा सोच डेवलप कर पाऊँ जिससे कि लड़कियों को सशक्त और मजबूत में बना पाऊँ। इस फील्ड में मैं जरूर इन चीजों के साथ साथ में काम करना चाहूँगी। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जितना करती हैं उससे कहीं ज्यादा आप दिखाती हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना वायरल करती हैं। मेरे एक बहुत छोटी सी एक लाइन से मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, उनको ये कहके कि अगर इस खूबसूरत दिखावे से हम 400 लोगों की मदद कर पा रहे हैं तो बेहद खूबसूरत दिखावा आप भी करिए ताकि 4000 लोगों की मदद हो पाए। भाई किसी भी तरीके से अगर मदद हो रही है तो मैं तो पॉजिटिव इन चीजों को मान के चलती हूँ। तो बिल्कुल खूबसूरत दिखावा आप भी करिए और ताकि समाज के लिए हम किसी भी लेवल की कोई भी मदद कर पाए। डेफिनेटली तो ये कोशिश जारी रखिए, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा एज अ टीम हम भी आपके साथ हैं। और ये प्यारी सी कोशिश है और ये कोशिश हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।